लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। लेकिन उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जय किसान की सुर्खियों में क्या है, बताएंगे आपको। लेकिन आपको तस्वीरें हमने दिखाई, ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है। तस्वीरें दिखाती आपको, बताती आपको कि किसानों की हालत देश में इस वक्त क्या है। बताएंगे आपको जय किसान में हर एक छोटी बड़ी खबर जो किसान से जुड़ी होंगी। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं क्या है आज जय किसान की सुर्खियों में। यूपी में 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद से नदियों का बांध टूटा। नदी के पानी के बहाव से उखड़ी धान की फसलें। योगी सरकार के पहले बजट में चीनी मिलों को अपग्रेड करने का फैसला। डेयरी प्लांटों की स्थापना के लिए 134 करोड़ का आवंटन। मऊ में प्रशासन से लाचार किसानों ने खुद ही खोद डाली नहर। नहर नहीं होने की वजह से पानी नहीं निकल पा रहा था खेतों से। मध्य प्रदेश के सीहोर में बैलों की जगह गरीब किसान ने बेटियों को हल से जोता। पटवारी ने किसान को बैल नहीं होने की बात कहने पर दी धमकी। पंजाब के मुक्तसर साहब में कर्ज से तंग आकर किसान ने की खुदकुशी। विरासत में मिले कर्ज को नहीं चुका पा रहा था किसान। इन सुर्खियों के बाद चलते हैं बड़ी खबर की तरफ जो कि इस वक्त आ रही है महाराजगंज से। यूपी के महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी का तटबंध टूटने से घरों में पानी घुस आया है। नदियां जो है वो, उनका तटबंध, नदियों का पानी जो है वो बाहर आ रहा है, गांव में घुस गया है। नदी का तटबंध टूटने से गांव में पानी घुस गया और फसलें खराब हो रही है। सैकड़ों एकड़ में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई है। एक अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3 दिनों से लगातार इस इलाके में पानी हो रहा है, बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नदी का स्तर जो है वो बढ़ चुका है। नदी का तटबंध टूटने से गांव में पानी पहुंच चुका है और फसलें जो धान की थी वो उखड़ने लगी हैं, उन पर सिल्ट पड़ गया है, वो खराब हो चुकी हैं। तो एक बड़ी और अहम खबर है जो किसान वहां के वो परेशान है। कितनी मुश्किलों से उन्होंने मानसून के बावजूद, मानसून की बारिश के बावजूद उन्होंने सिंचाई के जरिए इन धानों को लगाया था। लेकिन अब उन धान की फसलों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है, क्योंकि नदी से जो पानी निकल रहा है उसका बहाव इतना तेज है कि धान की खड़ी फसलें उखड़ आई हैं और इस वजह से किसान काफी परेशान हैं। यूपी के महाराजगंज से एक बड़ी खबर, बाढ़ जैसे हालात इस वक्त वहां देखने को मिल रहे हैं। सैकड़ों एकड़ में खड़ी धान की फसल बर्बाद होगी। दरअसल मानसून के इंतजार किसानों को हमेशा से रहता है, लेकिन मानसून आने के बाद कभी कभी ऐसे हालातों से भी दो चार होना पड़ता है किसानों को, जब बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि फसलें खराब हो जाने लगती हैं। और हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हैदर अली। हैदर, फिलहाल हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं? महाराजगंज नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में नेपाल से आती नदियों के बांध कई जगहों से टूट जाने से दर्जनों गांव बाढ़ के चपेट में आ गई है। बांध टूटने से हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। सैकड़ों एकड़ अन्नदाता किसान की फसल सिल्ट वो जो कि मलबे के नीचे दब गई है। दर्जनों गांव के ग्रामीणों को खास चिंता इस बात की सताई जा रही है कि खेत के साथ साथ घर द्वार भी उजड़ गई, जैसे माने कि जीने का उम्मीद ही छोड़ दिए हो। जी सर। उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐलान किया गया क्या? लोकल प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है? जी, अधिकारियों का जांच विषय हर बार की तरह इस बार भी बना हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि जांच का विषय हमेशा जांच का विषय ही बना रहता है, लेकिन किसान हमेशा की तरह हर बार अपने फसलों व घरों से बाढ़ की वजह से लूट जाते हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। कई गांव में ग्रामीणों का पलायन भी शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि लाखों करोड़ों के मरम्मत के बाद भी हर बार नदियों का बांध टूट जाती है। बिल्कुल, यहां पर जानना चाहेंगे हैदर कि क्या डीएम से आपकी वहां पर बात होगी? डीएम की तरफ से क्या किस तरह का कहा गया है? कुछ बयान दिया गया, कुछ आश्वासन आया उनका?
डीएम साहब का आश्वासन बिल्कुल सर जो कि दिया गया है, वहाँ पर मौजूद होकर के वहाँ के जायजा जो कि किए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपका इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल खराब हो चुकी है यहां पर, और नदी का तटबंध टूटने से गांव में पानी घुस आया है। फसलें जो खड़ी थी वो खराब हो रही है। और अमरमणि एक ग्रामीण किसान जो कि पीड़ित है वो हमारे साथ जुड़ चुका है। अमरमणि, जानना चाहेंगे हालात फिलहाल कैसे हैं और सरकार की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कौन आया आपके पास? अभी तक कुछ नहीं राहत पहुंच पाई हम लोगों को, और बहुत ही जो कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही स्थिति खराब है। हम लोग रात भर जाग करके छत पे गुजार रहे हैं। हमारे बच्चे आप अगर देखें यहाँ आकर के तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, और कोई कुछ मदद पहुंचने के लिए कोई तैयारी ही नहीं है। संपर्क एक तरफ से जैसे पहले कोई मतलब सरकारी अभी तक वो नहीं पहुंच पाया है मदद हम लोगों का। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे जो फसलें खराब हुई हैं क्या उनके ठीक हो पाने की संभावना लग रही है कि पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे फसल जो डूबी हैं? हमको तो नहीं लग रहा है कि सब फसल फिर हम लोगों को वापस मिल पाएगा। प्रकृति ये जो आई है फिर फसल हम लोगों को ना मान करके चल रहे हैं हम यही। तो क्या इतना वक्त है कि अगर ये पानी उतरता तो दोबारा आप लोग धान की खेती कर पाए उस इलाके में, ऐसा संभावना है क्या कुछ? सर फिर अब धान का बीज हम कहाँ से लाएंगे, और बीज हमारा जो पहले से ही ऑलरेडी खराब हो चुका था। हम लोगों को पहले ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि ये धान से हम लोग शादियां करेंगे, चूंकि बहुत ही पिछड़ा जिला होने के कारण वो नहीं मिल पा रहा था। और फिर ये बाढ़ आ गई, एक तबाह हम लोगों के ऊपर तबाही एकदम मचा के गई है। और इस वक्त एसडीएम साहब जो है महाराजगंज के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सर, यहां पे जो खबर आ रही है उसके मुताबिक धान की फसलें खराब हो चुकी हैं, क्या कुछ मुआवजा दिया जाए किसानों को, या फिर ऐसी कोशिश की जाएगी कि वो दोबारा अपनी फसलों को दोबारा लगा पाए, बारिश का पानी कुछ कम हो जाए तो? हाँ, जो सरकार के मानक हैं जी, उसके हिसाब से सर्वे करा करके उनको सहायता प्रदान की जाएगी जी। और पानी उतरने के बाद ही ये पता लगता है कि किसकी फसल लगी हुई थी और किसकी फसल नहीं लगी थी। जी, तो अभी लगभग कितने इलाकों में फसलें खराब हुई है, डूब गई हैं पानी में नदी के? लगभग पांच गांव इससे प्रभावित हैं जी। इसका कुछ अंश प्रभावित है जो बहाव क्षेत्र में है। तो उसमें पानी उतरने के बाद उसका सर्वे कराया जाएगा कि कौन से खेत में फसल लगी हुई थी और कौन से खाली थे, और उसके हिसाब जो मानक के अनुसार उनको सहायता प्रदान की जाएगी। जी, तो किसानों की हालत तो लगभग वहां पे ऐसी है कि फसलें डूब चुकी है। आम जो लोग हैं या उनके निजी जीवन में किस तरह के वहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या आप लोग पहुंचा पा रहे हैं उनको सुविधाएं वहां पे? आबादी में भी कोई विशेष नुकसान नहीं है, उनका जनजीवन पूरी तरीके से सुरक्षित है। केवल फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करा करके उनको सहायता दिलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और चाहेंगे कि जल्द जल्द प्रशासन की तरफ से वहां पर लोगों को राहत दिलवाई जाए। ये एक अहम खबर थी जो किसानों से जुड़ी थी, और जय किसान के लिए काफी अहम खबर ये आप देख पा रहे हैं कि महाराजगंज इलाके में किस तरह से किसानों की फसल तबाह हो गई है। अब इंतजार है किसानों को कि सरकार की तरफ से किसी तरह का उन्हें मुआवजा मिले, या फिर जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, और साथ ही दोबारा उनसे खेती करवाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ कोशिशें की जाए। आगे बढ़ते हैं, और बड़ी खबर एक और आ रही यूपी से। योगी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है, और किसानों के नाम रहा ये बजट। चीनी मिलों को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई, इसमें 10 डेयरी प्लांटों की स्थापना के लिए भी फंडिंग की गई 134 करोड़ की। तो एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दूसरी और अहम बड़ी खबर जो है, यूपी से योगी सरकार ने पहला बजट पेश किया, और यह बजट कहीं ना कहीं किसानों के नाम रहा है। चीनी मिलों को अपग्रेड करने की योजना बनी है। 15,000 से ज्यादा किसानों को गन्ना समिति में सदस्य बनाया गया है। 10 डेयरी प्लांटों की स्थापना के लिए करीब 134 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए भी अच्छी खासी योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 112 करोड़ का बजट भी रखा गया है। तो एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त लखनऊ यूपी से, और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी
प्रणय शर्मा के साथ। प्रणय, लगातार इस बजट को वो करीब से देखने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस बजट में जिस तरह से योगी सरकार सत्ता में आई थी, उसके बाद कहा था कि किसान उनकी प्राथमिकता में है, किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान भी किया गया है। और अब जब बजट आया तो बजट में भी किसानों को काफी कुछ देने की कोशिश की गई है। कई तोहफे इसमें किसानों के लिए दिए गए हैं। और प्रणय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, ये काफी अहम बजट माना जाएगा, योगी सरकार का पहला बजट है और ये कहीं ना कहीं से किसानों के नाम नजर आता है। 84,000 करोड़ रुपए का पूरा ये बजट है, जिसमें किसानों के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और ये कर्ज माफी का प्रावधान है जो इस बजट में रखा गया है। खबर है किसानों के नाम रहा है ये बजट का। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पंकज, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास जी। क्या इस बजट को कह सकते हैं कि वो किसानों आपके नाम रहा ये बजट, पहला जो बजट है योगी सरकार का, कहा जा सकता है कि प्रणय? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा था जो शुरू से ही बीजेपी जब सरकार में भी नहीं आई थी, उनके घोषणा पत्र में भी कर्ज माफी को जगह दी गई थी और बड़े स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया था। जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी योगी सरकार की, तो यही मुद्दा था जो सबसे पहले कैबिनेट में पास हुआ था, वो कर्ज माफी का था। और बजट में भी जब आज बजट पेश किया गया तो बजट में भी करीब 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के लिए, किसानों के कर्ज माफी के लिए प्रावधान रखा गया है। यानी सरकार ने एक बड़ा कह सकते हैं जो अमाउंट है वो किसानों के लिए रखा है और इससे बड़ी संख्या में जो किसान हैं उन्हें लाभ पहुंचेगा। सबसे अहम बात यह है कि कर्ज माफी को लेकर सरकार काफी गंभीर थी। सरकार ने कई वादे और दावे किए थे, उन्हें कैबिनेट की बैठक में पारित भी किया गया कर्ज माफी का जो मुद्दा था। और आज जो बजट है उसमें 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए रखे गए। किसानों को एक बड़ी राहत है। और दूसरी बात यह भी है कि जो प्रशासन है उसकी तरफ से पहले से ही बैंकों से नाम लिए जा चुके हैं कि इस जो स्कीम है उसके तहत कौन कौन से किसान आते हैं। तो अब इस राशि के आवंटन में भी बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अब अगर राशि का बजट में ऐलान कर दिया गया है तो अब उसके आवंटन में आप ये जानना चाहेंगे इस वक्त हम कि जो कर्ज माफी की बात की गई थी, जो पहली योजना थी सरकार की, उसको लेकर क्या बजट में अलग से एलोकेशन की बात की गई है क्या? बिल्कुल की गई है। 36,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा है वो इसी कर्ज माफी को लेकर प्रावधान रखा है। और 1 लाख रुपए तक का जो लोन है, जो किसानों के ऊपर लोन है, वो पूरी तरह से माफ हो जाएगा। अब तक का किसी भी प्रदेश में अब तक की ये सबसे बड़ी कर्ज माफी होगी। और मैं यही बात कह रहा था कि इसे आवंटित इस राशि को बैंकों तक पहुंचाने में भी बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं लगेगी, क्योंकि पहले से ही किसानों के जो नाम हैं वो ले लिए जा चुके हैं प्रशासन के द्वारा। तो जो राशि का आवंटन होगा उसमें भी काफी ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। इस बजट के अंदर एक और खास बात पंकज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि जो बुंदेलखंड है उसके लिए, क्योंकि वहां के हालात काफी ज्यादा खराब है, ये किसी से छुपा नहीं है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। बुंदेलखंड के लिए और उसके विकास के लिए खास तौर पर 200 करोड़ रुपए जो है वो इस बजट में रखा गया है कि बुंदेलखंड के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। तो किसानों, अगर ये कहा जाए कि ये जो पहला बजट योगी सरकार ने पेश किया है ये किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और युवाओं पे एक राजनीतिक सवाल मेरे मन में आया है कि जिस तरह से अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आग लगी थी, महाराष्ट्र में आग लगी थी, किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था और उसमें कहा गया कि जिस तरह से यूपी में कर्ज माफी हुई वैसे ही कर्ज माफी उन राज्यों में भी मांग की गई किसानों की तरफ से। अब बजट में जिस तरह से किसानों के लिए कई सारे आवंटन आए, क्या कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों पर भी दबाव होगा कि वो भी किसानों के लिए बजट में खास तौर से एलोकेशंस करें? दबाव होना निश्चित बात है, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में भी है, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और बीजेपी की सरकार यूपी में भी है और पूर्ण बहुमत से है। तो निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों पर दबाव जरूर है, लेकिन उन राज्यों की तस्वीर, उन राज्यों की हकीकत, उन राज्यों के हालात
काफी अलग हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें काफी अलग है। लेकिन अब एक और दूसरा परेशानी जो है पंकज, जो अब सरकार के सामने आएगी वो ये है कि किसान अपनी फसल की जो लागत है उसका जो मूल्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि उनकी फसल की लागत का मूल्य भी उन्हें नहीं मिल पाता है और वो जो है काफी ज्यादा घाटे के साथ जो अपनी सारी चीजें उन्हें बेचा करते हैं, अपनी फसल को बेचा करते हैं। तो ऐसे में किसानों के इस मुद्दे पर आगे चल के क्या कुछ बातचीत होगी? बिल्कुल, चलिए प्रणय अब प्रणय बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते और बात करते हैं किसानों से जुड़ी एक अहम खबर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हितैषी होने का लाख दावा करें, किसानों के लिए अनशन पर बैठे, लेकिन सच्चाई खुद ब खुद सामने आ रही आती है। ये रिपोर्ट देखेंगे आप तो हिल जाएंगे। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं उनके गृह जिला सीहोर की है और जिन तस्वीरों का हमने कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया था वो तस्वीरें इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, दिखाते हैं आपको। मंत्री खुद को किसान पुत्र कहलाना पसंद करते हैं, किसानों के सुख दुख में हमेशा साथ होने का दावा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की हालत क्या है, उसे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखने के बाद न कुछ कहने को रह जाता है और न ही सुनने को, क्योंकि ये तस्वीर फिल्म मदर इंडिया के इस गाने को आज भी जीवंत करती नजर आती है। खास बात यह है कि कहीं और नहीं, सीएम शिवराज के गृह जिले की ये तस्वीर है। इनके गृह जिले और विधानसभा सीहोर में ये गरीब आदिवासी किसान इतना बेबस हो गया कि उसने अपनी दोनों बेटियों को बैल बना दिया। नसरुल्लागंज जनपद पंचायत के आदिवासी ग्राम बसंतपुर पांगरी में सरदार बारेला नाम का गरीब किसान अपनी मासूम बेटियों राधा और कुंती को बैलों की जगह जोतकर खेतों में मक्का की अंकुरित फसल में डोरा का कार्य मजबूरी में करवा रहा है। अपने गरीब किसान पिता की मदद करने के लिए ये बेटियां आज बैल बनकर खुशी खुशी परिवार के लिए 2 जून रोटियों की जुगत कर रही है। इस मामले को मीडिया में आने के बाद आज बसंतपुर पंगरी के पंचायत सचिव लाल मियां और पटवारी रामधार कीर किसान सरदार बरेला के खेत पर पहुंचे। दूसरे ग्रामीण के बैल की जोड़ी लाकर गरीब किसान सरदार बरेला के साथ बैल की जोड़ी खड़ी कर वीडियो बनाई और फोटो खींचकर जाने लगे। जब किसान और दूसरे ग्रामीणों ने इस फोटो के बारे में पूछा तो सचिव और पटवारी ने धमकी दी कि अपने काम से काम रखो। लेकिन जल्द ही किसान और ग्रामीणों को ये बात समझ आ गई कि पटवारी अधिकारियों के लिए फोटो खिंचवा रहे थे और जाते जाते किसान को ये धमकी भी दे गए कि अगर कोई बड़ा अधिकारी यहाँ आता है तो कह देना कि मेरे पास बैल है, और उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं किया तो जेल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सुभाष श्रीवास्तव से। सुभाष, जो खबर है ये बहुत ही चौंकाने वाली है, ये क्योंकि गृह जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके गृह जिले की है, इसलिए चौंकाने वाली थोड़ी खबर है और जो हालात आए वहां के वो बहुत ही दुखद नजर आ रहे हैं। सुभाष, जानना चाहेंगे आपसे ये मामला है जी पंकज, बिल्कुल ये जो मामला है क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये खबर अब मीडिया में चल रही है और JK24/7 न्यूज के जय किसान में खासतौर से हमने इसे शामिल किया है। क्या हरकतें की जा रही है? जी पंकज, बिल्कुल इस मामले को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मीडिया में ये खबर आने के बाद में जो है तो वहां के जो पटवारी हैं और पंचायत सचिव हैं उन्होंने जाकर के और इस मामले में पूरी तरीके से लिपापोती करने की कोशिश की। जो किसान है उसके पास में पहुंचे और दूसरे किसी किसान के यहाँ से ला करके उसको बैलों की एक जोड़ी दी और उसको कहा कि किसी भी प्रकार से मीडिया में या अन्य कोई अधिकारी या कोई वरिष्ठ नेतागण आते या मंत्री आते तो उनसे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी बेटियों को मैंने जोत करके और जो है तो बैल बनाया और उनसे किसानी का काम करवाया। जबकि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, वीडियो में साफ देख सकते हैं
कि किस प्रकार से जो बच्चियां हैं उनको उस व्यक्ति ने जो है तो बैल की तरह दुखद इसलिए और हो जाता है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले और उनके विधानसभा क्षेत्र का है। इस हिसाब से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को कम से कम अपने इलाके में तो विकास करवा देना चाहिए था। जी बिल्कुल, हालांकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 दिन से आरएसएस की जो यहाँ पर मध्य प्रांत की बैठक है उसमें व्यस्त दिखाई ज्यादा दे रहे हैं और आधिकारिक रूप से ना तो कृषि मंत्री का ना किसी मंत्री का कोई बयान आया है इस वीडियो को लेकर के, जबकि मध्य प्रदेश के सभी रीजनल चैनल और नेशनल चैनल पर ये खबर कई बार दिखाई जा चुकी है। उसके बाद भी जो है तो देखा जाए तो शर्मनाक चेहरा सरकार का सामने दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में आज भी जो किसान है वो कई किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और कई बार जो है तो किसान या तो आत्महत्या के रास्ते अपना रहे हैं या कोई दूसरे रास्ते अपना रहे हैं। और इसके बाद भी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से आपने ये खबर भेजी है, ये खबर अपने आप में एक तमाचा है कहीं ना कहीं सरकार के मुंह पर। हम चाहेंगे कि कम से कम वो जो अधिकारी वहां गए थे, जो पटवारी गए थे और जिस तरह से उन्होंने किसानों को वहां पे फोटो सिर्फ खिंचवाए हैं, हम चाहेंगे उन पर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरह से हमने देखे हैं हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे आपसे, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और निश्चित तौर पर इन अधिकारियों के अलावा जो भी संबंधित वहां के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक किसान से ही जुड़ा नहीं है, ये मामला मानव अधिकार के उल्लंघन का भी मामला है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें मानव के अधिकारों का भी हनन हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि जय किसान के माध्यम से इन किसान परिवार को न्याय मिले और जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो उन्हें मिले। आगे बढ़ते दिखाते हैं इन बेटियों के उन आवाज को भी, जैसा कि उन्होंने इस पूरे खबर के बाद जब हमने जानने चाहा तो क्या कुछ कहा इन बेटियों ने। मालूम सर कौन किसान? चौकीदार साथ चौकीदार साहब क्या बोल रहे थे? तो उन्हें तो बोला कि वो बेल दूसरा कला के और पुल को निकाले, उन्हें या कि ये बेल से निकालिया सा बोल दीजिए तो ऐसी के। अच्छा, तो मतलब तुम्हें जबरदस्ती बुलवा रहा थे? जबरदस्ती बुलवा के लाया। क्या कह रहे हैं? दूसरे का बेल को अपना बेल बोलो। हाँ हाँ, तो वो दूसरा का बेल के हम बेल से निकाल जाते अपना बेल से। अच्छा, गरीब वो बेल नहीं था इसलिए है ना, तो सरकार से सरपंच से नहीं बोला कि हमको बेल दिलवाओ? बेल कोई नहीं, बेल नहीं है इसलिए। क्यों नहीं है? बेल सरकार ने नहीं दिलवाई, गरीबी है। अच्छा, गरीबी है। और स्कूल जाती हो या नहीं? जाती थी पहले, अब छोड़ दी। कितने दिन हो गए? 3 साल। कितने बहन भाई हो? 6। स्कूल सभी जाते नहीं जाते? 3-4 जाते हैं, एक नहीं जाता। एक नहीं जा। पटवारी साहब और चौकीदार ये 3-4 आदमी आए थे, वो बोले कि ये बेल लेके दूसरे के लेके आओ। हाँ। और यहाँ फोटो लेंगे फिर आगे लिख के देंगे। हाँ। दूसरा बेल लेके आया चौकीदार और हम दोनों साथ गया। हाँ। दूसरा नाड़ी चल रही तो वहां से बेल लेके आया और वो फोटो लेके वो निकल गया। आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं कुछ किसान से जुड़ी कुछ अहम खबरें, फटाफट अंदाज में कुछ खबरें, अहम खबरें। किसानों पर अत्याचार के खिलाफ धनबाद में किसानों ने अपना मोर्चा खोल दिया। धनबाद में प्रखंड कार्यालय में किसानों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन भी किया। किसानों का आरोप है कि समय पर खाद बीज नहीं मिल पाने पर सीधा प्रभाव उनके परिवार पर पड़ता है, भरण पोषण नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से किसानों के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं और इसीलिए कर्ज माफी के साथ ही तमाम मांगों के साथ किसानों ने आंदोलन किया। से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। यहाँ के किसान लोन लेकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। जो अगले साल की लोन थी, पुनः इस साल अभी तक खाद बीज किसानों के बीच में आवंटन नहीं हुआ है। इससे प्रमाणित होता है कि रघुवर सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं और केवल कॉरपोरेट घरानों को बुलाने के लिए इनके पास योजनाएं बन रही है। यहाँ के किसान मजदूर आदिवासियों के लिए जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो बीज खाद का भाव में अपना खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे, उनके लिए इनके पास कोई योजना नहीं है।
करते परेशान 24 साल के नौजवान ने खेत में जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली। मुक्तसर साहब का रहने वाला था युवक और इस पर 6 लाख रुपए का कर्ज बताया जा रहा है। जसगंज के पिता ने भी इस कर्ज को उतारने के लिए पशुपालन का किया था, लेकिन वो कर्ज नहीं उतार पाया, जिसके बाद से उसका कर्ज उसके बेटे पर चढ़ा और बेटा भी उसको जुटा पाने में कामयाब नहीं हुआ, तो उसके बाद उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उज्जैन में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बदले हम। साल के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की धरती आतंकवादियों ने हिलाई। हमले की जिम्मेदारी किसकी है? हमले की जिम्मेदारी सरकार की है। यह सरकार की विफलता है, सरकार की सुरक्षा की विफलता है। इसमें बीजेपी को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी भी एक घटक दल है। सरकार है, मैं सरकार की बात करता हूं, मैं व्यक्ति में नहीं जाता हूं। मुख्यमंत्री एक लोग का नाम देता, दूसरा होता दूसरा का नाम देता। आपको लगता है कि सारे कश्मीरी एक से होंगे? कि आतंकवादियों पर कश्मीर का जो मुसलमान पत्थर मारेगा उनको हम बॉयकॉट से मुक्त कर दें। अमरनाथ यात्रा रोकने के इरादे से आतंकी हमला, निहत्थे श्रद्धालुओं पर बरसाई गोलियां। क्या हुआ सुरक्षा एजेंसियों के हाई अलर्ट का? क्यों नहीं मिली यात्रियों को सुरक्षा? बहुत हुआ विरोध, बहुत गुस्सा। अब निंदा नहीं, बदला। देखिए आज रात 9 बजे न्यूज एक्सट्रीम। गुजरात सरकार ने किया मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। हादसे में गुजरात के 5 लोगों की हुई मौत। साथ ही गुजरात के सीएम ने बस ड्राइवर के साहस का भी दिया परिचय। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। गृहमंत्री राजनाथ इस कायराना हमले से बेहद दुखी। उन्होंने कश्मीर की जनता को हमले की निंदा करने पर किया सलाम। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आतंकी हमले की उन्होंने की कड़ी निंदा। सीएम ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी दे साथ। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए जारी किया अलर्ट। आतंकी हमले में मारे गए शिव भक्तों को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। सीएम और डिप्टी सीएम ने दी श्रद्धांजलि। हमले में हुई 7 श्रद्धालुओं की मौत। आतंकी हमले के दौरान ड्राइवर सलीम की जाबाजी, गोली चलने के बावजूद चलाता रहा है बस। कई लोगों की सलीम ने बचाई जान। सलीम के परिजनों को है अपने लाल पर गर्व। जम्मू में हुए आतंकी हमलों के बाद उधमपुर समेत देश के कई हिस्सों में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। साथ ही इंटरनेट सेवा भी की गई बंद। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के खिलाफ विरोध। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्ष की बैठक खत्म। विपक्ष ने बापू के पोते को बनाया उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। आतंकियों को अमरनाथ यात्रियों का करारा जवाब। हमले के बीच 3000 यात्रियों का जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हाई अलर्ट। और ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा अगले 48 घंटे के लिए हुई बंद। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया अहम फैसला।
अब सुलझेगी सियासत की हर गुत्थी, टूटेगा हर सियासी चक्रव्यूह, सियासत से जुड़ी हर खबर पर रहेगी